हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना होता है, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना होता है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारे वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा मजदूरों की जिंदगी को लेकर। तो पहले मैं जिंदगी अपन डिस्कस करेंगे, फिर मजदूर डिस्कस करेंगे, फिर जिंदगी बना देंगे अपन मजदूरों की, वो अपन देख लेंगे। यहाँ पर ये टॉपिक किस चीज कहां से है, ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 4 है ना। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? औद्योगिकीकरण का युग। तो यहां का ये चैप्टर है जिसको हम मजदूरों की जिंदगी कह रहे हैं। क्या होती है मजदूरों की जिंदगी? हम बात करें मजदूर क्या होता है, आप जानते हैं? मजदूर को समझते हैं आप, लेबर क्या कहलाती है, और जिंदगी को समझते हैं। अगर आप ये दोनों शब्द को समझेंगे, है ना, इन दोनों शब्दों को जान लेंगे, मजदूर का मतलब क्या हो गया, जिंदगी का मतलब क्या हो गया, है ना, तो फिर हमारे लिए ये टॉपिक समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जिंदगी का मतलब या मजदूर का मतलब, तो मजदूर का मतलब जो होता है, मजदूर का मतलब होता है जो काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? दहाड़ी पर काम करते हैं ना। कैसे काम करते हैं? दहाड़ी पर काम करने वाले, या है ना, दहाड़ी पर काम करने वाले। दहाड़ी पर अगर काम को, दहाड़ी का मतलब क्या होता है? डेली बेसिस पर काम करने वाले, मतलब कि इनको रोज काम करेंगे और रोज पैसा मिलेगा, या उसी के हिसाब से इनको सैलरी मिलती है। ये लोग परमानेंट जॉब पर नहीं होते, या फिर इनको 4th ग्रेड काम दिया जाता है। ये सब क्या है? मजदूरी के काम। कहीं चले गए, कहीं गाड़ी साफ करने का है, कहीं गड्ढा खोदने का है, कहीं मिट्टी चढ़ाने का है, कहीं सफाई का काम है। ये सब आप इनको ऐसा मान सकते हैं कि लगभग सभी काम क्या है? मजदूरी के हैं। तो ये काम सब दहाड़ी बेसिस पर होते हैं, डेली किए जाने वाले काम होते हैं, इनका पेमेंट डेली मिलता है। जिंदगी क्या है? तो जिंदगी के पैरामीटर या जिंदगी का मतलब हर एक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। आपकी लाइफ वो अच्छी है कि पढ़े रहें, किसी की लाइफ वो अच्छी काम करता रहे, किसी की लाइफ पढ़ते रहे वो अच्छा है, किसी की लाइफ कुछ करता रहे वो अच्छा है। तो लाइफ कैसी होनी चाहिए? तो अगर हम हर प्रकार की जिंदगी को देखते हैं तो उसका मतलब यह है कि व्यक्ति का रहन सहन बहुत अच्छा हो, उसका खाना पीना बहुत अच्छा हो, है ना, उसके आचार विचार या उसके आसपास का माहौल बहुत अच्छा हो। बाकी वो काम क्या करता है उससे मतलब नहीं है ना। वो मजदूरी का काम करता है, वो कहीं नौकरी करता है, वो कैसी जिंदगी चाहता है, ये मतलब नहीं है। बेसिक जिंदगी हम देखें अच्छी क्या है कि आपको बेहतरीन खाना मिलता हो, कि आप अपनी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाते हो, रहन सहन एक साफ इलाके में हो, स्वच्छ हवा में आप सांस लेते हो, है ना, आपको मतलब ऐसा ना हो कि बहुत गंदगी में रह रहे हैं, रोज परेशानी होती है, तो एक साफ इलाके में आप रहते हो, खाना पीना हमारा अच्छा हो, है ना, और हम जो और दूसरी चीजें हैं लाइफ के छोटी मोटी चीजें हैं उनकी पूर्ति करते हो ना। तो ये बस छोटी मोटी चीजें हैं कि हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, है ना, पढ़े लिखे हो, समझते हो, समझदार हो, ये सारी बातें होंगी तो आप कह सकते हैं कि जिंदगी आपकी अच्छी है। अब जिंदगी, अब जैसे ऐसा भी कह सकते हैं कि बोले क्या खाक अच्छी सर, बोले आप देखो बड़े बड़े लोगों की, तो हर व्यक्ति की जिंदगी अलग है। आप जितने बड़े लोग होते हैं उनको मान लो कोई बीमारी हो गई तो वो कहते हैं कि यार गरीब की जिंदगी अच्छी है, बोले बढ़िया 2 टाइम की रोटी खा रहा है, जब मन करता है 20 रसगुल्ला खा लेता है, जब मन करता है जलेबी खा लेता है, यहाँ तो डॉक्टर ने बोला है कि डायबिटीज हो गई है। तो ये छोटी छोटी परेशानियां सबके में आएंगी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आपका रहन सहन बहुत अच्छा है, आप एक अच्छे आवासीय इलाके में रहते हैं, ठीक ठाक। अब ये नहीं है मतलब कि आपको बंगला ही मिला हो, ठीक ठाक हो, वहां पर हवा पानी लाइट ये सब आता हो, आने जाने की व्यवस्था हो, आपका भोजन बहुत अच्छा हो, आपको काम मिला हो, मानसिक तनाव आपको ज्यादा ना हो, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, ये सभी आपके जिंदगी के पैरामीटर हो जाएंगे कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। तो बात समझ में आई कि मजदूर क्या हो गया, जिंदगी क्या हो गया। यही तो हमारा टॉपिक है, मजदूर की जिंदगी, यही हमारे टॉपिक होने वाला है कि मजदूरों की जिंदगी। अब बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जिंदगी पर प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये लाइफ जो है वो इफेक्ट कैसे होगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। तो बात आई यहां पर कि बाजार में जैसे ही श्रम की, है ना, बाजार में जैसे ही श्रम की बहुतायत हो जाएगी, मतलब कि श्रम क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा, तो मजदूरों की जिंदगी क्या होगी, प्रभावित होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों प्रभावित होना स्टार्ट हो जाएगी? मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो जब अपन ने आपने देखा होगा उस पर हमने डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि कोई काम करने के लिए 10 व्यक्ति है ना, ये 10 बना दिए मैंने, ऐसा 10 ही मान लेना कि 10 हो गए ना, हाथ पैर नहीं बना रहा हूं, और आपके बना देता हूं हाथ पैर के, आप ये हैं
है ना, आपके हाथ पैर बना दिए कि आप भैया आप गए किसी मजदूर को काम पर लाने के लिए और आप यहां पर पहुंचते हैं और बोलते हैं कि भैया काम करना, अपन ने बात करी थी कि आपको 300 रुपए देंगे। लेकिन जब लोग ज्यादा हैं तो वो क्या करेंगे, वो क्या कर सकते हैं, अपने दाम गिरा सकते हैं, मतलब मोल भाव यहां पर चलेगा। तो जिंदगी कैसे प्रभावित हो रही है कि जब वो यहां पर कम पैसे में काम स्टार्ट कर देगा, कम पैसे में काम स्टार्ट कर देगा तो आय क्या हो जाएगी, आय गिर जाएगी कि नहीं गिरेगी, काम आमदनी कम हो जाएगी। मेहनत तो उतनी ही करनी पड़ रही है ना, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई आपको कम मजदूरी पर ले गया तो बोले आप 4 घंटे काम करो, 2 घंटे आराम करो, 2 चाय हमारी तरफ से पियो और तकिया तानो सो जाओ, ऐसा तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा करता क्या कोई नहीं करता। तो क्या होगा, वो काम तो आपको उतना ही करना है लेकिन मजदूरी के घंटे उतने ही है, लेकिन मजदूरी कम कर दी गई। इससे क्या होगा, उस मजदूर की आय घट जाएगी। प्रभाव क्या पड़ेगा, तो अगर हम देखें यहीं से प्रभाव देखें तो प्रभाव यह पड़ेगा कि उस व्यक्ति की आमदनी घट जाएगी। उस व्यक्ति की आमदनी घटेगी तो घर में वो उतनी अच्छी सब्जी नहीं ला पाएगा। हो सकता है वो हफ्ते में 2 बार पनीर खिलवा देता और आमदनी घट गई, खिलवा पाएगा क्या, नहीं खिलवा पाएगा, है ना। तो क्या होगा कि उसकी आमदनी घटने से उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके परिवार पर भी असर पड़ सकता है। ये हम प्रभावित होने की बात यहां पर कर रहे हैं। क्लियर बात। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जिंदगी क्या हो गई, प्रभावित हो गई, हमने ये देख लिया। अब जैसे ही ये पता चला, क्या पता चला कि नौकरियों की खबर आई कि भैया नौकरियां निकलने वाली हैं, बहुत नौकरियां हैं, और ये खबर कहां पहुंच गई, गांव में पहुंच गई। तो गांव के लोग नौकरी के चक्कर में कहां पहुंच गए, इनके हुजूम के हुजूम शहरों में पहुंच जाते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में कहां पहुंच गए, शहर पहुंच जाते हैं कि भैया नौकरी मिलेगी, पैसा कमाएंगे, हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, गांव से लोगों के हुजूम, कई हुजूम का मतलब होता है भीड़, जत्था, कई सारे लोग इकट्ठे होकर कहां पहुंच गए, शहरों में पहुंच गए। क्यों पहुंच गए, एक आशा लेकर, है ना। दुनिया में उम्मीद बहुत बड़ी चीज होती है, उसी उम्मीद के सहारे ये अपना गांव छोड़कर शहर पहुंच जाते हैं। कैसे, कि नौकरी मिल जाएगी, ये उम्मीद थी, ये इसकी संभावना थी, इस उम्मीद या इस संभावना के सहारे कहां पहुंच जाते हैं, शहरों में पहुंच गए। और कई बार उम्मीद टूट भी जाती है, टूटती भी है, आपने भी उम्मीद लगाई होगी, है ना। सब कोई उम्मीद करता है, उम्मीद उतनी करनी चाहिए जितने की आवश्यकता होती है, मतलब जितना आप कर पाए। ऐसा नहीं कि आप लेटे हैं और बोले अभी तो क्या है, धरती के राजा बन जाते हैं अपन, ऐसी उम्मीद कर लिया आपने, मेहनत आप करो नहीं। तो अब ये लोग आए उम्मीद में कि नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी सबको मिलती नहीं है, नौकरी केवल उसको मिलती है जिसका कोई पहचान वाला कारखाने में काम कर रहा है, सिर्फ उसको नौकरी आसानी से मिलती है। मतलब ये नहीं है कि आपका कोई पहचान वाला नहीं है तो काम नहीं मिलेगा, काम तो मिलेगा, लेकिन अगर कोई पहचान वाला है तो जल्दी से पता है कि यार ये फैक्ट्री है, यहां पर बात होकर काम मिल सकता है, उसको आसानी से काम मिल जाएगा, जल्दी काम मिल जाएगा। पहचान वाला नहीं है तो आपको भटकना पड़ेगा, हो सकता है उस भटकने में आपकी उम्मीद टूट जाए, आप जल्दी अपनी उम्मीद खो दें, आपको लगे कि यार यहां कोई संभावना नहीं है और आप वापस गांव चले जाएं। अगर आपने उम्मीद बनाकर रखी और आप दिन पर दिन भटकते रहे, इसमें हो सकता है कि आपकी दैनिक दिनचर्या बहुत प्रभावित हो, आपका हो सकता है पैसे खत्म हो जाए, हो सकता है आपकी जिंदगी कबाड़ हो जाए, लेकिन उम्मीद पर लोग आदमी काम करते रहते हैं ना। तो उम्मीद यहां पर दी गई, और वो किनको नौकरी जल्दी मिलेगी, जो कारखानों में लगे हुए हैं, उनकी पहचान वाला, उनको काम जल्दी मिलेगा। कैसे लोग, ये किसकी जान पहचान के सहारे आए कि भैया हमारी यारी दोस्ती है, हमारे कुनबे कुटुंब, कुनबा मतलब वंश कहलाता है, परिवार, यहां के जरिए कुछ जान पहचान है, इससे हमें वहां पर काम आसानी से मिल जाएगा, तो हमारी जिंदगी आसानी से निकल जाएगी। अब रोजगार चाहने वाले लोग कौन है, तो रोजगार चाहने वाले तो बेरोजगार है ना भाई, जिनके पास रोजगार है उनके पास तो, जिनके पास अगर रोजगार है वो क्यों चाहेंगे रोजगार, वो तो सिर्फ जंप करेंगे ना कि भाई यहां काम नहीं करना, वहां अच्छा मौका है वहां करेंगे। लेकिन रोजगार की चाह किसको ज्यादा होगी, जो बेरोजगार है ना, मतलब कि जो काम नहीं कर रहा है उसको चाह ज्यादा होगी। और ये रोजगार की चाह में हमने देखा कि लोगों के हुजूम शहरों में पहुंच गए, और इन हुजूमों को हफ्तों इंतजार करना पड़ता था, किसके लिए, नौकरी के लिए। किसके लिए, नौकरी के लिए। ऐसा माथा टेक कर, ये फोटो देख रहे हैं ना, नौकरी नहीं मिली, इंटरव्यू से रहेगा ये, तो ऐसा माथा टेकना पड़ता था कि आज फिर उम्मीद टूट गई, फिर कल फिर नई उम्मीद से ढूंढना चालू करेंगे। तो हफ्तों इंतजार करना पड़ता था नौकरी के लिए, और उन हफ्तों में आप जो घर से पैसा लाए होंगे, जो घर से संसाधन लाए होंगे, हो सकता वो आपके खत्म हो गए हो सकता आपके घर से आपकी मम्मी ने आपको खुरमा उरमा बना के दिया हो, वो खत्म हो गए, तो अब क्या खाएं, पैसा भी खत्म हो गया, क्या करें, पैसा भी नहीं है, कहां सोएं, ये सारी समस्याएं आपको आ जाएंगी। तो जब आपको हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है, तो कई बार आपको पुलों के नीचे रैन बसेरे में रातें गुजारनी पड़ रही हैं। मतलब पुल के नीचे ऐसा होता है ना, पुल, कई बार आपने देखा होगा ऐसा पुल है यहाँ पर, है ना, ये पुल है, यहाँ पर कई सारे लोग आपने देखे होंगे कि लाइन से लगाकर लेट जाते हैं, यहाँ पर गाड़ियां यहाँ से जा रही हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पुल है तो पानी नहीं आएगा बस, है ना, तो आपको रात में परेशानी नहीं होगी। तो पैसा नहीं है तो ऐसे पुलों के नीचे आपको रात निकालनी पड़ रही है। रैन बसेरे कहलाते हैं जहां पर रात आप गुजार सकते हैं, उन रैन बसेरों में आपको रात गुजारनी पड़ेगी, वहां पर जाकर आपको नंबर लगाना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, जगह होगी तो मिलेगा।
कुछ जिनके पास थोड़ी बहुत पैसा था तो प्राइवेट मतलब निजी रैन बसेरों में रहते थे। कब तक रहेंगे? जब तक पैसा रहेगा। पैसा खत्म, आ जाओ लाइन में, पाइप पे पुल में सोते हैं। आपने कई बार देखोगे कई सारे लोग ऐसे पाइप जो बड़े बड़े डले रहते हैं ना पाइप लाइन के लिए, इनमें बैठ जाते हैं ना, इनमें बैठ जाते हैं और इनमें क्या होता है, इनमें सोना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि यहां पर भी क्या होगा, पानी नहीं आ पाएगा आसानी से, पानी नहीं आ पाएगा तो ये लोग क्या होंगे, यहां पर भी बैठ जाएंगे। क्लियर? बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी रैन बसेरों में रुकते थे। मतलब कानून के तहत या सरकार की मदद के द्वारा जो रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग उसमें रुककर अपना जीवन यापन करते थे। ये फोटो अगर आप देखेंगे, ये फोटो आप देखें तो लोग रैन बसेरों में, ये है दशा रैन बसेरे की, ये स्थिति है रैन बसेरे की, ऐसे यहां पर आप देखेंगे। तो ये फोटो के पास ही इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था, उसको देख लो आप। बेघर और भूखे सैमुअल ल्यूक फिल्डेस की पेंटिंग है ना, 1874 में उनने एक पेंटिंग बनाई जिसका उन्होंने टाइटल रखा बेघर और भूखे। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक काम घर है ना, मतलब वर्क हाउस में रात भर ठहरने के टिकट के लिए अर्जी दे रहे हैं। ये लाइन लगी है। ये आश्रय स्थल बेसहारा सड़कों पर रहने वालों और आवाराओं और यहां वहां भटकते लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त की देखरेख में चलाए जाते थे। इन वर्क हाउस में रहना जिल्लत की बात थी। हर एक की डॉक्टरी जांच करके यह पता लगाया जाता था कि यह व्यक्ति बीमार तो नहीं है, उनका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं है, और उनके कपड़े मैले तो नहीं है। उन्हें कठोर परिश्रम भी करना पड़ता था। तो आप समझ रहे हैं यहां पर ये क्या बता रहे हैं अपनी पेंटिंग में, बेघर और भूखे लोगों के साथ क्या दिक्कत हो रही है ये बताया जा रहा है। अब बहुत सारे उद्योग जो हैं वो कैसे हैं, मौसमी उद्योग हैं। तो यहां पर काम भी कैसा होगा, मौसमी। हमने बात करी मौसमी मतलब कभी काम है और कभी नहीं है ना, कभी काम है और कभी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये मौसमी है। मतलब जब उसकी मांग बढ़ेगी तो काम होगा, या कच्चा माल आएगा तो काम होगा, और जब ये सारी व्यवस्थाएं कम हो जाएंगी तो काम नहीं होगा, आपको निकाल दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम होगा। जब उद्योगों में मौसमी काम होगा तो कभी काम है, जब तक काम है तब तक तो आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जब आपके पास काम नहीं है ना, कभी नहीं है काम, तो फिर क्या करें, है ना, फिर क्या किया जाए। तो कई सारे लोग तो गांव की तरफ चले जाते हैं कि वहीं कुछ करते हैं, और कई सारे लोग उसी शहर में कुछ छोटे छोटे काम ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना। तो जब मौसमी काम होगा तो आपको काम नहीं होगा। मौसमी काम होगा तो क्या, कुछ समय तक काम होगा, कुछ समय तक नहीं होगा, मतलब आपको बीच बीच में खाली बैठना पड़ेगा। कामगार मतलब कि काम करने वाले लोगों को बीच बीच में खाली बैठना पड़ता था। सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। जब उत्पाद की मांग ज्यादा है, मतलब सीजन चल रहा है तब तक भयंकर काम है, लेकिन सीजन निकलने के बाद ये गरीब लोग जो है वो दोबारा से सड़क पर आ जाते थे, इनको फिर काम नहीं मिलता था। जाड़ों के बाद गांव में ये लोग क्या होते थे कि जैसे जाड़े निकले, जाड़ों में शहरों में काम हमने देखा था कि कई सारे काम हमने देखे थे। हमने सिप का काम देखा था, हमने आपने देखा होगा शराब घर का काम देखा था, हमने गैस घर का काम देखा था। तो ये सारे काम थे। जाड़ों के बाद ये लोग क्या होंगे, गाँव की तरफ चले जाएंगे ना। गाँव की तरफ क्यों जाएंगे, ताकि वहां पर कुछ काम निकलेगा खेती बाड़ी का, तो कुछ काम करेंगे, शायद हमारी कुछ रोजी रोटी चल जाए। लेकिन ये गाँव की तरफ जाने वालों का प्रतिशत कम था। ज्यादातर लोग शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे कि यहीं पर हमें छोटा मोटा काम चल जाए। मतलब क्या हुआ, इतना देखने के बाद हमको मजदूरों की जिंदगी में ये बात समझ में आई। पहली चीज तो इनको घर की बड़ी समस्या है, दूसरी चीज इनको काम की बड़ी समस्या है। अगर आप किसी वर्क हाउस में रुकते हैं तो वो जिल्लत की बात मानी जाती थी, आपको बहुत कठोर परिश्रम भी करना पड़ा। तो आप जिंदगी का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस मजदूर की जिंदगी कैसी रहती होगी। और इससे ये पता चलता है, इतनी देर से जो हमने ये पढ़ा है इतने टाइम में, उससे पता चलता है कि जो 19वीं सदी है, तो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसानी से काम नहीं मिलता था, कि बहुत आसानी से काम मिल जाए, ऐसा नहीं होता था। आप देखेंगे भाई कुछ वेतन में सुधार हुआ। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में सुधार तो होता है, लेकिन मजदूरों की बेहतरी का पता नहीं चलता। मजदूरों की बेहतरी का मतलब क्या, कि उनका रहना कैसा है, उनका खाना कैसा है, उनका पहनना कैसा है, उनकी जीवन का स्टैंडर्ड कैसा है ना। अगर हम ये तीनों बातों की बात करें, रहना, खाना, पहनना, और उनका जीवन कैसा है, जीवन का स्टैंडर्ड कैसा है, जीवन का स्तर कैसा है, वो भी हमें पता नहीं चल रहा था। तो उनकी बेहतर मतलब अगर इन सब चीजों में सुधार हो रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, है ना, घुमा पा रहे हैं, खुद अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खिला पा रहे हैं, अच्छा पहना पा रहे हैं, तो उनकी बेहतरी हो रही। तो मजदूरी तो बढ़ी, लेकिन मजदूरों की बेहतरी का पता नहीं चल रहा था। अगर हम औसत आंकड़ों को देखें तो औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसाय के बीच आने वाले
फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे, क्योंकि एवरेज निकाला जाएगा ना, एवरेज के एक व्यक्ति को कितना काम मिला, तो एवरेज में क्या होता है कि आपका कितना काम छूटा वो कोई चर्चा नहीं करता था। तो इसमें क्या है कि आप कितने समय तक बेरोजगार रह रहे हैं उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती थी। तो ऐसे उतार चढ़ाव क्या होते थे, छिपे रह जाते थे, इनके ऊपर कोई चर्चा यहां पर होती नहीं थी। मिसाल के तौर पर जब लंबे समय तक नेपोलियन युद्ध चले, है ना, लंबे समय तक नेपोलियन युद्ध चले, तो नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तो तेजी से बढ़ी, लेकिन मजदूर की आय में वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। तो क्या होगा कि कीमत तो बढ़ रही है, चीज की कीमत बढ़ गई, ये ऊपर की तरफ चली गई, और मजदूरी क्या हो गई, मजदूरी नीचे की तरफ चली गई। तो क्या वो व्यक्ति अब इस चीज को खरीद पाएगा? जैसे मान लो पहले वो उसको मान लो इसकी कीमत 100 रुपए है कोई भी वस्तु की, और इसको दिन भर में मजदूरी भी 100 मिलती थी, तो पहले दिन में एक बार खरीद सकता था, लेकिन अब ये मजदूरी घटकर कितनी हो गई है, घटकर मान लीजिए 50 हो गई है। तो क्या ये खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। तो क्या हो गया, नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तो बढ़ती हैं, लेकिन मजदूरों की आय में बहुत तेजी से गिरावट आपको देखने को मिलती है। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन उससे पहले वो जितनी चीजें नहीं खरीद पाते थे, है ना। पहले 3,000 रुपए मान लीजिए कि उनको महीने भर का मिलता था, या हम मान लें कि 13,000 रुपए मिलता था, इस पे वो अपने घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर लेते थे। लेकिन अब राशन ही इनका 8,000 रुपए का आने लगा है, तो बाकी चीजें नहीं कर पा रहे। मतलब महंगाई यहां पर बढ़ जाती है, चीजें महंगी हो जाती हैं। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं थी, रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। वेतन दर क्या है, मान लीजिए कि आपको 500 रुपए पर डे पर काम करवाते हैं, लेकिन बोले हफ्ते में 1 दिन आपको आना है, ये अच्छा है? या आपको 300 रुपए पर डे के हिसाब से हफ्ते में 6 दिन काम करना, ये अच्छा है? आप बताइए क्या अच्छा है? रेट आपका अच्छा है कि आपको 1 दिन का 500 मिलता है, लेकिन बाकी के 5 दिन आपको बैठना पड़ रहा है, कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, और वो किस दिन बुला लें ये भी पता नहीं कि आप कोई दूसरा काम ढूंढ पाए। तो क्या है कि भाई मजदूरी की अवधि क्या है, वो भी बहुत जरूरी है, अवधि बहुत महत्वपूर्ण होती थी। दैनिक औसत आय, है ना, औसत दैनिक आय कितने दिन काम किया इससे निकालते थे कि भाई आपने कितने दिन काम किया, ये बहुत जरूरी है ना। तो इससे आपकी क्या निकलेगी, औसत दैनिक आय निकलेगी। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब हुआ करती, निहायत मतलब बहुत गरीब हुआ करती थी। कितनी? 10% आबादी बहुत गरीब थी। अब दौर आता है आर्थिक मंदी का। आर्थिक मंदी का मतलब क्या है, चीजों की कीमतें गिरना स्टार्ट हो जाएंगी, आपको काम भी नहीं मिलेगा, मतलब बेरोजगारी बढ़ेगी, चीजों की कीमतें गिरेंगी, है ना, ये सारी चीजें होंगी और रोजगार मिलेगा नहीं, बाजार चलेगा नहीं। तो ये आर्थिक मंदी आती है 1830 के दशक में। तो बेरोजगारों की संख्या में यहां पर वृद्धि होने लगी, वृद्धि विभिन्न क्षेत्रों में होने लगी, और ये वृद्धि आप देख पा रहे हैं 35 से 75% तक होने लगी। जब आप बेरोजगार हो जाएंगे तो आप कमाएंगे क्या कुछ? जब आप बेरोजगार हो जाएंगे, तो जब बेरोजगार हो जाएंगे आप, तो आपकी आय क्या हो जाएगी, आपकी आय क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। क्या हो जाएगी, आपकी आय कम हो जाएगी। तो बेरोजगार व्यक्ति कुछ कमाता है क्या? अगर वो कमाता है तो बेरोजगार ही क्यों कहलाएगा, तो आय गिर जाएगी, और ये आय गिरेगी तो फिर क्या होगा, लोग चीजें खरीद नहीं पाएंगे। तो मंदी आप देख पा रहे हैं कि मंदी आ गई, और बेरोजगारी की दर आप 35 से 75% के आसपास देख पा रहे हैं। ये मजदूर जो है वो नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। कारण क्या है, नई प्रौद्योगिकी से उनको लगता था कि ये मजदूरों को खाली बैठा देंगे ना। चिढ़ने का कारण क्या है कि इससे बेरोजगारी बढ़ सकती है, बेरोजगारी की आशंका है, इस कारण से ये उस चीज से चिढ़ा करते थे। फोटो देखिए गौर से आप, अगर आपने एक पहले फोटो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि एक महिला केवल एक चरखा चला रही है, तो एक धागा बन रहा है। यहां पर आप देख रहे हैं कितनी तिल्लियां लगी हुई हैं, है ना, कितनी तकलियां चल रही हैं यहां पर, तो कितने सारे धागे बन रहे हैं, जबकि एक ही पहिया घुमाना है आपको। तो इससे क्या होगा कि मान लो कितने हो गए, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब कि इसमें 15 तिल्लियां लगी हैं, मतलब 15 लोगों का ये रोजगार खा गया। मतलब एक व्यक्ति 15 लोगों के बराबर काम करेगा। तो इसी कारण से मजदूर क्या है, प्रौद्योगिकी से चिढ़ा करते थे, नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। क्लियर? अब एक चीज है जो कहलाती है स्पिनिंग जेनी, है ना, स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल ऊन के उद्योग में होने लगा। यहां पर क्या है, हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगी। क्यों हमला करने लगी? हमला करने के पीछे वही कारण है कि भाई बेरोजगारी बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बहुत हो जाएगी, लोग बेरोजगार होना स्टार्ट हो जाएंगे, काम नहीं मिलेगा, आय गिरेगी, आय घटना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस कारण से मजदूरें क्या करने लगी कि पहले भाई हम घर में सूत काटते थे, मशीन आ गई तो हमारा धंधा चौपट हो रहा है, इसलिए इन्हें इस पर हमला बोलना स्टार्ट कर दिया। स्पिनिंग जेनी क्या है? स्पिनिंग जेनी क्या है? जेम्स हारग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन ने कटाई की प्रक्रिया तेज कर दी।
और मजदूरों की मांग घटा दी। जब कटाई की प्रक्रिया तेज हो गई तो मजदूरों की मांग घटा दी, मतलब क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई। मतलब तो क्या हुआ, एक पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनते थे। जितने धागे बनेंगे उतने मजदूर जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब पहले एक एक धागा एक एक मजदूर बनाएगा, यहां पर 15 बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एक मजदूर ने 15 लोगों की नौकरी खाली, मतलब 14 लोग उसके कारण से बाहर जाएंगे, एक ही काम यहां पर कर लेगा। शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ी 1840 के दशक में। 30 में महामंदी आई थी, 40 में निर्माण प्रक्रिया तेजी से बढ़ती है। मतलब कि अब आपको बिल्डिंग्स, भवन, रोड, सड़क ये सब बनेगा। जब ये सब तेजी से बनेंगे तो क्या होगा, जब निर्माण प्रक्रिया बढ़ेगी तो रोजगार पैदा होंगे। कैसे रोजगार पैदा होंगे, पानी, जैसे आपने घर बनाया, तलाई के लिए कोई एक रखना पड़ेगा, फिर ईंट ढोने के लिए रखना पड़ेगा, सीमेंट का, और ऐसे कई प्रकार के रोजगार यहां पर बढ़ेंगे तो नए रोजगार पैदा होते हैं। क्या हो रहा था निर्माण प्रक्रिया में, सड़कों को चौड़ा किया जा रहा था, सड़कें चौड़ी बनाई जा रही ताकि यातायात बहुत आसानी से किया जा सके। जैसे हम आप नहीं जाते हैं, गाड़ी बहुत एकदम फोर से ले गए, तो क्या हो कि हमारी सड़कें चौड़ी की जाए। नए रेलवे स्टेशन बनाए गए, व्यवस्थित तरीके से एकदम साफ सुथरे रेलवे स्टेशन बनाने की कोशिश की गई। रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, अलग अलग शहरों को रेलवे से जोड़ने की कोशिश यहां पर की गई। सुरंगें बनाई गई। सुरंगें कहां बनाते हैं, पहाड़ों के बीच में सुरंगें बनाते हैं। मान लीजिए कि एक पहाड़ ये है ना, तो एक गांव यहां और एक गांव पहाड़ के पीछे, तो क्या करेंगे, इस पहाड़ के बीच से एक सुरंग बना देंगे, तो आपकी रोड यहां से चली जाएगी, आप यहां से पहाड़ के बीच से आसानी से प्रवेश कर पाएंगे, निकल पाएंगे। तो सुरंगें यहां से बना दी गई। निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, जल निकासी की व्यवस्था की गई, सीवर लाइन बिछाई गई, सीवेज लाइन बिछाई गई, वो सब किया गया। नदियों के तटबंध बनाए गए, उनके जो घाट होते हैं ना, वो घाट यहां पर बनाए गए। जैसे आप जाते हैं ना नहाने के लिए, अलग गंगा नदी में गए, बोले इस घाट पर नहा लो, तो वो घाट तैयार किए गए यहां पर। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना और अगले 30 साल में फिर से एक बार दोगुना हो जाती है। मतलब संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी कि उनको काम तेजी से मिल रहा था। तो ये क्या हुआ कि भाई मजदूरों की जिंदगी कैसी है, तो पहले कुछ काम नहीं था, जब निर्माण प्रक्रियाएं थोड़ी तेज हुई तो थोड़ी बहुत काम इनको तेजी से मिलना स्टार्ट हो गया। और मजदूरों का आप देखें यहां पर कि लोग लगभग दुगने हो गए और अगले 25-30 साल में फिर से दुगने हो जाते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे कि ये पुल बना रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं यहां पर, ये बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, लोग कुछ काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, ऐसे लोगों को काम मिलने लगा और लोग क्या है, कुछ ना कुछ काम में यहां पर लगे हुए थे। तो ये निर्माण प्रक्रिया तेज होने के बाद लोगों को काम मिलना यहां पर स्टार्ट हो जाता है। अब आपकी किताब का एक स्रोत है, स्रोत नंबर खा है ना, का की हम चर्चा कर चुके थे। खा में क्या है, मजिस्ट्रेट ने 1790 में एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसमें उसे मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। मतलब क्या, मजदूरों ने हमला किया है, कोई निर्माता है, उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। देखो क्या कहता है, कोयला मजदूर और उनकी बीवियों की गिरोह की परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण क्या हो गया था, छिन गया था। हमने अभी बात करी कि स्पिनिंग इंजन पर वो औरतें जो ऊन काटती थी उन्हें हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्यों किया, क्योंकि उनका काम छिन गया था। शुरू में वे बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े, ऊन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को वो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घट गई थी। औरतों ने हंगामा मचाया हुआ था, आदमियों को समझाना आसान था, इसलिए कुछ खींचतान के बाद उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से घर भिजाने के लिए तैयार यहां पर किया गया। तो ये जिक्र क्या किया गया, जो हमने यहां पर बात की ना, यहां पर जो हमने बात की कि भाई मशीनों पर हमला करना औरतों ने स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट कर दिया, कि मर्द तो कोयले में काम करते, कोयले की खदानों में काम करते, औरतें क्या है, कुछ थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर दिया। तो औरतों ने जब थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो थोड़ा बहुत काम करने के बाद हो क्या रहा था कि भाई उनकी मशीन आ गई तो वो काम निकाल दिया कि भाई अब काम नहीं करेंगे। तो उनको लगा कि अरे हमारा काम तो मशीन ने छीना है, तो मशीन पर उन्हें हमला करना स्टार्ट कर दिया। ये स्रोत घा कहता था कि मजिस्ट्रेट को बुलाया गया था कि वो निर्माता की संपत्ति की रक्षा यहां पर करे। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, magnetbrains.com। जैसे ही आप लिखेंगे magnetbrains.com, हमारी वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। पहुंचते ही कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, यहां से कोई एक कोर्स आप चुनेंगे। मान लीजिए कि आप हिंदी मीडियम के हैं, आपने हिंदी मीडियम चुना है, आप हिंदी मीडियम चुनते हैं, यहां पर चुनने के साथ आपको क्लास चुननी है, आप जिस भी क्लास के हैं। आप कक्षा 10वीं के हैं तो आपने कक्षा 10वीं चुनी। यहां पर क्लास 10th जैसे ही सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने सारे टीचर्स आ जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं व्यवस्थित तरीके से पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं, आपने देखा आपकी बुक का नाम भारत और समकालीन विश्व 2 यही है, तो आपने यहां पर क्या किया, वॉच नाउ पर क्लिक किया। वॉच नाउ पर क्लिक करते क्या होगा,
पूरे चैप्टर वाइज आपकी प्लेलिस्ट आ जाएगी। जो भी चैप्टर देखना है क्लिक करो, उसका जो भी वीडियो देखना है उस पर ऐसा वॉच नाउ लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अगले वीडियो पर जाना है तो परेशान नहीं होना है, यहां पर नेक्स्ट वीडियो का बटन है, उसको दबाएंगे, अगले वीडियो पर हम चले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपकी समय की बर्बादी नहीं होगी, आपका समय बचेगा। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करें, ऐसा अंगूठे का निशान होगा, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।